आज देखते हैं इग्नू का MHI 10 चैप्टर 15 भारत में नगरीकरण। मध्यकालीन भारत में नगरीकरण 1 उत्तर गुप्त काल में नगरीकरण और उसके पुरातात्विक साक्ष्य। उत्तर गुप्त काल के इतिहास के संबंध में विद्वानों और शोधकर्ताओं ने विशेष ध्यान नहीं दिया, इसलिए स्थानिक या पुरातात्विक स्रोत का अभाव है। पुरातात्विक स्रोत महत्वपूर्ण होते हैं। वे अतीत कालीन बसावटों के विकास और प्रकृति विश्लेषण में बहुत अधिक सहायक होते हैं। पुरालेख और साहित्य विभिन्न स्थानों का वर्णन कर सकते हैं, परंतु केवल भौतिक साक्ष्य ही स्थानिक इकाइयों की आकार, स्वभाव और उसके उद्भव के विषय में अधिक विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध करा सकते हैं। परंतु उत्तर गुप्त काल में अधिक पुरातात्विक साक्ष्य की अनुपस्थिति के कारण इसके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों को जानने के लिए साहित्यिक पुरालेखीय स्रोतों पर निर्भर करना पड़ता है। उत्तर गुप्त काल में कृषि संबंधी विस्तार के कारण क्षेत्रीय राज्यों का जन्म हुआ। यहाँ नगरीय केंद्रों के अभ्युदय की जड़ें अपेक्षाकृत स्थानीय विनिमय नेटवर्क से जुड़ी थी। यहाँ नगरीकरण हुआ, इसके स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। उत्तर गुप्तकालीन राजतंत्र। उत्तर गुप्तकालीन राजतंत्र का उदय अव्यवस्थित रूप से हुआ। छोटे राज्यों के साथ बड़े राज्यों जैसे चोल, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट का विकास कृषि के विस्तार और राजनीतिक एकीकरण के रूप में देखा जाता है। राज्य गठन की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में हुई। सर्वप्रथम इसके स्थानीय केंद्रीय क्षेत्र महत्वपूर्ण थे। इसके बाद इसके चारों ओर अन्य राज्यों का अभ्युदय हुआ। एकीकरण की प्रक्रिया राजनीतिक, कृषि, धार्मिक और सांस्कृतिक अनेक स्तरों पर एक साथ हुई। ऐसे क्षेत्रों का एकीकरण पहले हुआ जो गुप्तों द्वारा प्रभावित नहीं थे। मूल ग्रंथों और अभिलेखों में नगरवाद। सामंती दृष्टिकोणों के इतिहासकारों का कहना है कि उत्तर गुप्त काल और साहित्यिक स्रोतों के आधार पर विद्वान इसकी आलोचना करते हैं और नगरों, कस्बों का अस्तित्व मानते हैं। झांसी के ललितपुर के निकट सियादानी और बुलंदशहर के पास तट्टानंदपुरा, जिसकी आहाड़ कस्बे से पहचान की गई है। इतिहासकारों का कहना है कि पूर्व मध्यकालीन नगरीय केंद्र प्राथमिक रूप से स्थानीय विनिमय नेटवर्क के केंद्र बिंदु थे। पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर नगरवाद। अधिकांश पुरातात्विक अनुसंधानों में शोधकर्ताओं ने विशेष रूप से बसावट स्थलों के भौतिक विवरण की उपेक्षा की है, इसलिए नगरवाद के संबंध में बसावट संबंधी पुरातात्विक स्रोतों का अभाव है। संरचनात्मक अवशेष धार्मिक वास्तुकला के बारे में जानकारी देते हैं, परंतु मानव बसावटों के बारे में सूचना नहीं दे पाते। इन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए मानव बसावटों के अध्ययन पर बल दिया गया है। उत्तर भारत। उत्तर गुप्त काल में एक प्रमुख स्थल या एक नगरीय केंद्रों के रूप में इसके अस्तित्व का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। गंगा के मैदान में अनेक स्थल बहुसांस्कृतिक हैं, जिसमें संस्कृतियों का विस्तार 200 वर्षों तक रहा, परंतु इनकी पुरातनता पर बल देने के कारण इनकी उपेक्षा होती रही। तथापि अनेक स्थानों पर उत्तर गुप्तकालीन साक्ष्य हैं, परंतु अवशेषों की कमी से विनगरीकरण की विचारधारा का जन्म हुआ। इसके समर्थक आर्य शर्मा उत्तर संबंध में उन्होंने अपने शोध में अनेक तर्क दिए हैं। उत्तर गुप्त काल में अनेक स्थल जैसे अतरंजी खेड़ा, कौशांबी भौतिक अवशेष रहित है। हस्तिनापुर, श्रीगंगवेरपुर, इन स्तरों का समय प्राय 1200 ईस्वी या मध्यकाल से मेल खाता है। प्रारंभिक अवस्थाओं को इससे अलग कर पाना कठिन है। इसके विपरीत पंजाब में रोपड़ जैसे स्थलों पर नगरीय गतिविधियों के साक्ष्य मिलते हैं। सतलुज नदी के तट पर स्थित 9वीं शताब्दी ईस्वी में अधिकांश
9वीं शताब्दी में अधिवास इस स्थल के दक्षिणी हिस्से तक फैला था, जहां ईंट से बड़े भवन बनाए गए। परवर्ती काल 10वीं से 12वीं राजपूत काल कहते हैं। इसकी विशेषता ईंटों और कच्ची ईंटों की संरचना का प्रयोग था। कुछ घरों में भट्टी और कच्चे फर्श मिले हैं। इस काल की प्रभावशाली संरचना किलेबंदी थी। इसके अलावा कार्नेलियन मनके, विष्णु की लघु आकृतियां आदि मिली हैं। फर्रुखाबाद में प्राचीन कन्नौज में उत्तर गुप्तकालीन मूर्तियों और मिट्टी पट्टिकाएं मिली हैं। इस प्रकार वाराणसी में राजघाट में 300 से लेकर 700 ईस्वी के काल के बसावट की योजना और वास्तुकला के क्षेत्र में काफी उन्नति हुई। यहाँ अनेक भौतिक वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। इस प्रकार उत्तर गुप्त काल में नगरवाद जीवित था। पूर्वी भारत के विभिन्न स्थलों में प्राय धार्मिक संरचनाएं, मूर्तियां, अभिलेख और भौतिक संरचनाएं मिली है। बिहार में हजारीबाग में निर्मित बौद्ध और हिंदू धर्म की मूर्तियां मिली हैं। उत्तर बिहार में अनेक स्थानों पर मूर्तियां और वास्तु संबंधी अवशेष मिले हैं, जो बाहर से लाए गए पत्थर से बनी हैं। नालंदा में कई शासकों के सिक्के मिले हैं, जैसे शशांक, कश्मीर की लालितादित्य। ये सभी आर्थिक नेटवर्क और व्यापार या विनिमय को दर्शाते हैं। नालंदा में औद्योगिक गतिविधियों को दर्शाने वाली भट्टियों के साक्ष्य है। सारण जिले में चिरांद में पाल काल के साक्ष्य मिले हैं, जहां ईंट की संरचना के संरचनात्मक अवशेष मिले हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में उनके गुप्त काल के एक मठ परिसर का साक्ष्य मिला है। नदिया जिले में बल्लाल में संरचनात्मक अवशेषों की खोज की गई है। उत्खनन के दीवारों में घिरे विस्तृत आंगन में ईंट की विशालकाय संरचना की जानकारी प्राप्त हुई है। बांग्लादेश, यहाँ महास्थान जैसे अत्यधिक विशाल बसावट परिसर और पहाड़पुर के मठ परिसर प्रारंभिक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। बांग्लादेश के प्राचीनतम स्थल बागुला जिले में यह स्थान है, जिसमें लंबे सांस्कृतिक श्रृंखला क्रम के साथ पुंद्रा नगर नामक प्राचीन नगर के ध्वंसावशेष मिले हैं। यह नगर किलेबंद और खाई से घिरा था। नौगांव जिला में पहाड़पुर में स्थित सोमपुरा महाविहार मठ परिसर दशकों तक शोध का विषय रहा। परिसर के चारों ओर विस्तृत बसावट परिक्षेत्र चिन्हित किया गया है। महाविहार के उत्तर पूर्वी कोने में गोल भीटा में विस्तृत संरचनात्मक और बसावट के अवशेष और तालाब प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत, यद्यपि उत्तर गुप्त काल के अभिलेखों में अनेक बड़े नगरों तथा नगरीय जीवन का उल्लेख है, परंतु उनके पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलते। तमिलनाडु में चिंगलपुट में स्थित कांचीपुरम अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, परंतु यहाँ से पल्लवों के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें अधिवास की 3 अवधियों की पहचान की गई है। आंध्र प्रदेश में नलकुंडा जिले में येलेश्वरम में उत्खनन से ईंट के साथ कंकड़ों की संरचना, लोहे के पिघलाने की कारखाने, चूड़ियां, मूर्तियां मिली है। कर्नाटक में प्राचीन चालुक्य मंदिर विशाल बसावट प्रणाली का भाग था। यहाँ जलाशय और भवनों के समूह मिले हैं। पश्चिमी और मध्य भारत, छत्तीसगढ़ में सिरपुर 6ठी ईस्वी से दक्षिण कोसल में उत्खनन के विशाल धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक संरचनाओं के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें लकड़ी के स्तंभों वाला बरामदा, ईंट की मोटी दीवारें, बड़े कमरे और 2 मंजिला घर मिला है। प्रत्येक मंदिर में एक आवासीय भाग और एक तालाब था। नागपुर में मानसर में वाकाटक काल का एक मंदिर और महल, एक महाविहार मिला। गुजरात में वलसाड में उत्खनन संरचनाएं, वृत्ताकार कुएं, एक स्वगृह, विदेशी और स्थानीय भांड आदि उपलब्ध हुए हैं। नगरवाद की प्रकृति, यद्यपि उत्तर गुप्तकाल में साहित्य और अभिलेखों के अनेक नगरीय केंद्रों का उल्लेख मिलता है, परंतु इस संबंध में पुरातात्विक साक्ष्यों का अभाव है। अतीत की बसावटों का विश्लेषण करने में कई मानदंड जैसे खंदक, किलेबंदी, घरों का बड़ा आकार, शिल्प कार्यकलाप, व्यापार आदि सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में बालूपुर के स्थल नगरीय माना जाता सकता है, क्योंकि यहाँ विनिमय और विनिर्माण के साक्ष्य मिले हैं।
देश के लगभग सभी भागों में विस्तृत बसावटों के पुरातात्विक साक्ष्य उत्तर गुप्त काल में नगरीय केंद्रों के विकास को प्रमाणित करते हैं। गंगा के मैदान में राजघाट में अनेक भौतिक अवशेष मिले हैं, जो बाणगढ़, मंगोलकोट जैसे अनेक स्थलों में नगरीय प्रकृति के बसावटों के विकास को प्रमाणित करते हैं। चोल काल से मंदिर के आसपास जिन स्थलों का विकास हुआ, उनके लक्षण नगर के साक्ष्य के रूप में हैं। साहित्यिक और पुरालेखीय साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि नगरीय सदृश इन बसावटों की जड़ें उनके पूर्ववर्ती नगरों की अपेक्षा उनके क्षेत्रीय और स्थानीय संदर्भों में विद्यमान थी। इस प्रकार उत्तर गुप्त काल में नगर प्रकृति में अनेक बिखरे हुए स्वरूप में परिसर के रूप में था, न कि ऐतिहासिक काल के टीलों की परिसर की तरह। इन बिखरे हुए स्थल परिसरों की विशेषता विभिन्न पहलू हैं, जैसे बृहद संरचनाएं, विनिमय नेटवर्क, औद्योगिक कार्यकलाप, धार्मिक स्मारक, मूर्तियां और भौतिक संस्कृति। ये सभी पूर्व काल की बसावटों से भिन्न थे।